हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी अपनी अच्छे से चल रही होगी। जिन भी लोगों का यूपी पुलिस का एग्जाम है, यूपी पुलिस की रनिंग है, उन सभी की तैयारी अपनी अच्छे से चल रही होगी। अभी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लो क्योंकि अब तो बहुत जल्द आप सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। बाकी फिलहाल आज बात करते हैं सीटेट के बारे में। जिनका भी सीटेट का एग्जाम है, तो मेरा भी 14 दिसंबर का मेरा एग्जाम है। मेरठ में मेरा सेंटर पड़ेगा। अभी ये नहीं पता है कि कौन सा सेंटर है, हाँ, लेकिन डेट कंफर्म हो चुकी है और एग्जाम सिटी पता चल चुकी है। तो मेरठ में मेरा 14 दिसंबर का एग्जाम है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि हाँ, 2 बार मेरा सीटेट का एग्जाम क्लियर है। जब मैंने पहली बार दिया था, पहली बार में ही क्लियर हो गया था। फिर मैंने सेकंड टाइम दिया था सेकंड पेपर देने के लिए, इसलिए वो भी क्लियर हो गया था। और एक बार मैंने यूपी टेट का भी दिया था। तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, 3 बार मेरा एग्जाम क्लियर है। तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। मैं आपको साइड में पिक्चर दिखा दूंगी, जो जो मेरा नंबर थे, जो जो मेरा स्कोर आता, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आज मैं आप सभी को बता देती हूँ थोड़ी थोड़ी सी चीजें कि आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हो जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अगर लास्ट टाइम पर आपने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि जैसे ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम फॉर्म भर देते हैं लेकिन उसकी पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाते। फिर 10-15 दिन हमारे पास बचते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो पढ़ लेते हैं। तो 10-15 दिन में भी आप पढ़ाई कर सकते हो, मतलब पास हो सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी तरह से अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो पहले से ही पढ़ना होता है। तो अभी टाइम कम बचा है तो अभी मैं छोटी छोटी चीजें आप सभी को बता देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले सीडीपी से ही बात करते हैं क्योंकि सीडीपी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं सीडीपी को ही करती हूँ। अगर आपका भी कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, लाइक अगर आपको हिंदी पसंद है या इंग्लिश पसंद है, जो भी सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा इजी लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है, सबसे पहले उसको करो। अपने 30 नंबर को बिल्कुल सिक्योर कर लो। अपने 30 नंबर में से मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन ठीक होंगे, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, सबसे पहले उसको करो, अपने उतने नंबर सिक्योर कर लो। तो इससे एक चीज ये बेनिफिट हो जाती है। और उसके अंदर ना टाइम करो। अगर आपका जो आसान सब्जेक्ट है आपके लिए, जो आपका फेवरेट है, उसमें आप कोशिश करो कि कम से कम टाइम के अंदर अपनी ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर लो। जैसे कि हम सीडीपी वाला पार्ट कर रहे हैं मान लेते हैं, तो उसको कोशिश करो कि आप 15 मिनट के अंदर या इससे भी कम टाइम के अंदर खत्म कर लो। क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में करना शुरू करोगे तो सबसे पहले अपने टीकी लगाते हुए चलना, गोले बाद में भरना। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो फिर गोला भर रहे हो, फिर एक क्वेश्चन कर रहे हो फिर गोला भर रहे हो। आराम से पहले वो 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लो, उन पर टीकी लगा लो, जो भी आपको ऑप्शन ठीक लग रहा है। उसके बाद आराम से बैठकर उनको गोले उनके भर लेना। तो सीडीपी वाला मतलब जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पहले कर लेना। ये हमेशा मेरा एक और जो भी आपका अपना सीक्वेंस बनाना है ना, वो सीक्वेंस आप अपने घर से ही बनाकर लेके जाना कि आप सबसे पहले कौन सा पार्ट सोल्व करोगे, या मैथ कब करोगे, या रीजनिंग रीजनिंग नहीं, मतलब मैथ कब करोगे, या फिर अपना ईवीएस वाला पार्ट कब करोगे। सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट करना है, ये चीज अपने घर से डिसाइड करके जाना। सेकंड टाइम पे कौन सा करना है, थर्ड पे कौन सा करना है, अपना सीक्वेंस घर से बनाकर जाना कि किस पोर्शन को हमें ज्यादा टाइम देना है। और जो चीज आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे इंग्लिश सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। उसका एक पैसेज पढ़ने में भी मुझे बहुत टाइम लग जाता है, मुझे जल्दी समझ नहीं आती इंग्लिश। मतलब इंग्लिश की पैडागोजी तो ठीक लगती है, पैडागोजी तो आसान होती है, लेकिन पूरी जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो थोड़ी समझ में नहीं आती। इसलिए मैं इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा टाइम अपना बचा कर रखती हूँ। इंग्लिश के लिए मैं बचा लेती हूँ, काफी टाइम बचा लेती हूँ। आई थिंक 30 से 40 मिनट इंग्लिश के लिए बचा कर रखती हूँ। और इतने बचाना पड़ता है क्योंकि इंग्लिश के अंदर 2 पैसेज आते हैं आपको, और दोनों ही इतने बड़े बड़े पैसेज होते हैं, लेंथी पैसेज होते हैं, तो बड़ी डिफिकल्टी होती है उनको सोल्व करने में। तो सीडीपी में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ टैग वर्ड्स पढ़ते हैं कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, ये निगेटिव टैग वर्ड्स है। तो मैंने अपना बताती हूँ, मैंने कभी टैग वर्ड्स नहीं पढ़े क्योंकि आपको टैग वर्ड्स पढ़ने की इतनी ज्यादा नीड नहीं होती आपको। कि टैग वर्ड्स ना सिर्फ तभी काम होते हैं जब आपको एकदम बिल्कुल आपने कुछ नहीं पढ़ा, उस टाइम पर आप पढ़ रहे हो टैग वर्ड्स। लेकिन अगर आप प्रॉपर अच्छी तरह पढ़ना चाहते हो तो टैग वर्ड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। आपको ये समझना होता है कि वो टैग वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। अगर वो टैग वर्ड है, कोई मान लेते कोई पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में वो निगेटिव यूज हुआ है। जैसे हम बात करते हैं कि डेली पढ़ने की या डेली की दिनचर्या की, मतलब कि डेली जो काम करते हैं वो काम अच्छा होता है, इस तरह से। तो हम कहीं भी देखेंगे कि डेली दिनचर्या में बच्चों को डेली का कुछ काम कराया जा रहा है, वो अच्छा होता है। इस तरह से आप डेली मतलब जो भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपने पढ़ा, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट निगेटिव में यूज हुआ है, तो वो वहां पर काम नहीं करेगा। इसलिए ये टैग वर्ड्स वगैरह पढ़ने से बेहतर है कि आप उसको कॉन्टेक्स्ट में समझो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। और एक लोग क्या करते हैं, मोस्टली ये बताया जाता है कि पैडागोजी वाले पार्ट में ना जो ऑप्शन सबसे ज्यादा लंबा है, जो ऑप्शन पैडागोजी के अंदर सबसे ज्यादा लेंथी है, वही आंसर होगा। तो ऐसा शायद पहले होता होगा, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर कोई ऑप्शन सबसे ज्यादा लेंथी हो तो पैडागोजी में वही आंसर बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो ऑप्शन आपको लग रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको वही ऑप्शन चूज करना है। ऐसा नहीं सोचना कि ये वाला ऑप्शन बड़ा है लेकिन आपको कोई दूसरा लगा तो आप बड़ा वाला लगाओगे। ऐसा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो ये कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगर मैं बात करूँ, मान लेते कि अगर आपने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, अभी पढ़ना शुरू किया, जैसे मैं अपनी ही बात करूँ ना, तो मैंने ज्यादा टाइम से पढ़ना नहीं शुरू किया। अभी 25 तारीख से पढ़ना शुरू किया था, तो बीच में फीवर वगैरह हो गया, तो उसके बाद ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई मेरी। मैं खुद ही अपनी बात कर रही हूँ। तो मैंने सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है, जैसे कि पियाजे से हमेशा क्वेश्चन आता है, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और जेरोम ब्रूनर से भी थोड़े 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, और हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत,
ये 3-4 चीजें ना ऐसी है। और नोम चोम्स्की, अगर आपने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा ना, मान लेते आपको सारे सिद्धांत या सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 3-4 चीजें ना इतनी अच्छे से इतनी डीपली तैयार करना, क्योंकि इनके क्वेश्चन ना पियाजे से क्वेश्चन, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन और कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इतने डीप लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, उनको पढ़ने में भी दिमाग खराब हो जाता है, उनको सोल्व करने की तो बात दूर है। क्योंकि पेडागोजी के अंदर ये होता है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी बना रखे हैं इन्होंने आजकल। मतलब अगर मैं बात करूँ ना, जिस टाइम पे पेपर जब मैंने दिया था 2 बार पेपर, मेरा ऑनलाइन पेपर हुआ था, उस टाइम पर इतने ज्यादा लेंथी से क्वेश्चन नहीं होते थे जितना अब के टाइम पर बना देते हैं। मतलब एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे यूज करते हैं ना कि आपको देख के ही बहुत ही अलग सी लगती है, मतलब समझ में भी नहीं आएगी। तो बस इतनी चीजें ध्यान रखना कि जो ये 4-5 मनोवैज्ञानिक हैं, इनके बारे में तो जरूर पढ़ लेना। अगर आपने बाकी पावलव नहीं पढ़े हैं, थर्नडाइक नहीं पढ़ा है, या फिर ये सब चीजें स्किनर वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि सीटेट में इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिहेवियरिस्ट हैं और इनको पढ़ाने का तरीका बस थोड़ा सा उस पर आधारित होता है, अनुकरण पर। तो इसलिए इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी आप एनसीएफ पढ़ लेना, इनसे ही इतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पियाजे, वाइगोत्स्की, इन सबसे ही हर चीज के अंदर। चोम्स्की के बारे में पढ़ लेना। इस वाले पार्ट के अंदर कोई भी परिभाषा हो गई, कोई बुक हो गया, कोई सिद्धांत हो गया, या इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही कम चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन आने के। अगर आपके पास मतलब अभी पढ़ना शुरू किया, ज्यादा टाइम नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन स्किप कर सकते हो इजीली। ये कुछ जरूरत नहीं है कि कौन सी परिभाषा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि सीटेट के अंदर कभी सीडीपी वाले पार्ट में परिभाषा पूछी जाए कि कौन सी परिभाषा किसने दी है, तो इसको मत पढ़ना, परिभाषा है या सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। इस तरह के बहुत कम चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन सीटेट के अंदर आने के। ये यूपी टेट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो अभी इनको स्किप कर सकते हो। आई थिंक सीडीपी के अंदर सिर्फ यही 4-5 चीजें थी जो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है, कि जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स मैंने आप सभी को बता दिए हैं। इसके बाद सेकंड टाइम पर सीडीपी सोल्व करने के बाद मैं करती हूँ ईवीएस वाला पार्ट, क्योंकि ईवीएस मुझे कंपैरिजन इजी लगता है अदर सब्जेक्ट के। तो ईवीएस वाला पार्ट अगर मैं आज के टाइम पर देखूं, जब से पेपर ऑफलाइन होना शुरू हुआ है ना, तो थोड़ी सी अलग ही तरह की चीजें आ रही है। जिस तरह की पहले आती थी, पहले एकदम टोटल एनसीईआरटी बेस्ड चीजें आती थी, जैसे कि हाथी से क्वेश्चन आ गया, जानवरों से, पक्षियों से क्वेश्चन आते थे, और सांप के बारे में इस तरह के क्वेश्चन आते थे, स्रोत से क्वेश्चन आते थे। लेकिन आज के टाइम पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, और क्वेश्चन का ना पैटर्न अलग बना रखा है। मतलब ईवीएस के क्वेश्चन बिल्कुल सीडीपी की तरह बना रखा है, बड़े बड़े से लेंथी क्वेश्चन, 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उसमें भी फिर बाद में भी ये पूछेंगे कि ए बी सी कितने इसके ऑप्शन होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ने में हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, इसलिए अपना टाइम भी मैनेज करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर गोले बढ़ने हैं तो एक्स्ट्रा टाइम बचाकर चलना पड़ता है। तो ईवीएस वाला पार्ट थोड़ा सा लेंथी बन जाता है ये करने की वजह से। और ईवीएस के 4-5 क्वेश्चन तो आजकल बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि जीके जीएस वाला ही पार्ट है, वो एनसीईआरटी से कहीं है ही नहीं। बहुत मतलब ऐसा देखने में लगता है, शायद क्योंकि हम पुराने पैटर्न की तरह पढ़ती आ रही हूँ मैं, तो मेरे पास ज्यादा भी जो नए पेपर्स हुए हैं, जो अभी इस टाइम पर हुए थे, जो जुलाई में हुए हैं, या जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए हैं, मैंने उनके बारे में देखा नहीं है कि कहाँ से किस तरह का चीज आ रही है। बाद सीडीपी और ईवीएस का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद मैं करती हूँ हिंदी वाला पार्ट। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी की पेडागोजी आजकल डिफिकल्ट इसलिए हो रही है क्योंकि ये क्या करते हैं आजकल, जब से पेपर ऑफलाइन होना शुरू हुआ है ना, ये क्या करते हैं, जो इंग्लिश की पेडागोजी है उसको ही हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देते हैं, जिसकी वजह से कुछ वर्ड्स ना ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल समझ में भी नहीं आते कि हिंदी में क्या लिखे हुए हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो हिंदी की जो पेडागोजी होती है, या जो हिंदी वाला जो जितना पूरा पार्ट होता है ना 30 क्वेश्चन, उसमें से किसी का भी इंग्लिश में ट्रांसलेट या इंग्लिश में कुछ नहीं होता। फिर हिंदी वाला पार्ट है तो टोटली हिंदी में होता है, तो जितने भी वर्ड होते हैं ना उसको समझने में बड़ी दिक्कत सी होती है, क्योंकि पूरी इंग्लिश की जितनी भी पेडागोजी होती है ना, उसको पूरा ऐसे मतलब एज इट इज जैसे कि गूगल से ट्रांसलेट कर दिया तो वो इतना करेक्ट नहीं होता। जैसे कि ऑडियो लिंग्विज्म एक ना वो है, एक टीचिंग का मेथड है, एक मतलब जिसमें श्रव्य भाषावाद, तो हिंदी में इसको इस तरह से ट्रांसलेट करके दे दिया जाता है, जबकि इंग्लिश का मेथड है। तो इसमें ना बड़ा स्टार्टिंग में बड़ी कंफ्यूजन सी होती है इस तरह की चीजों में, जब हम थोड़ी सी इंग्लिश में वो चीजें में पता हो और इंग्लिश की पेडागोजी को आप कन्वर्ट करके हिंदी में दे देते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है उसको समझने में। बाकी हिंदी की पेडागोजी थोड़ी आसान होती थी जिस टाइम पर ऑनलाइन होती थी, लेकिन जब से इन्होंने इंग्लिश की पेडागोजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके देना शुरू किया है तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है। बाकी अगर मैं पैसेज की बात करूं, हिंदी का पैसेज मतलब हिंदी का जो गद्यांश होता है, गद्यांश वाला पार्ट, चलो गद्यांश के क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि गद्यांश मतलब हिंदी हमने पढ़ी होती है, हिंदी में क्वेश्चन करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। लेकिन फिर हिंदी वाले पार्ट के अंदर एक वो भी आता है, एक पोयम आती है, यानी कि कविता आती है। तो कविता में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि कविता का जो मेन अर्थ निकल रहा होता है ना, हमें वो नहीं निकालना होता, हमें निकालना होता है उसका मानवीय अर्थ। जैसे कहीं किसी कविता के अंदर आया हुआ है कि फूल और कांटे, तो हमें वहां पर अगर वो पूछ रहा है ना कि इसका फूल और कांटे का क्या मतलब है, तो हमें वहां पर फूल और कांटे का मतलब फूल और कांटे नहीं लिखना, हमें वहां पे बताना है कि इसका अर्थ सुख और दुख है। तो इसको थोड़ा सा मानवीय भाव में प्रदर्शित करना होता है, तो इसलिए थोड़ी सी कभी कभी पोयम में ना उस तरह से जो मानवीय अर्थ निकालना होता है उसमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है। इसलिए थोड़ी सी मुझे हिंदी वाले पार्ट में जो कविता वाला पार्ट जो होता है ना, उसके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं।
बस हिंदी के लिए इतना ही था, क्योंकि हिंदी में जो बाकी थोड़ी सी चीजें हो रही थी और पद्यांश कैसा था, गद्यांश कैसा था, इसे भी मैंने बता दिया है। इसके बाद फिर मैं करती हूँ मैथ वाला पार्ट, क्योंकि मैथ में भी क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक से आता है। और मैथ की पेडागोजी में ना आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत नई नई चीजें भी आ रही हैं, जो शायद पहले मैंने एग्जाम अगर, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर सोल्व किए हुए हैं, उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं आती थी। 2014 से लेकर 2020 या 21 तक इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते थे, जैसे कि पामेला लाई की थ्योरी हो गई वो, और उसके बाद जोल्टन डीन्स का सिद्धांत है, और डेविड व्हीलर का कथन हो गया। डेविड व्हीलर ने क्या क्या चीजें बताई है मैथ्स के बारे में। और इसके बाद एक ELPS थ्योरी है पामेला लाई की। तो इस तरह की थ्योरीज भी ना आजकल आ रही है। अगर थ्योरी नहीं आती तो उस थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 3-4 चीजें आप पढ़ लेना। डेविड व्हीलर के बारे में पढ़ लेना, यूलर फॉर्मूला पढ़ लेना, और जोल्टन डीन्स ने किस तरह से क्या क्या चीजें बताई, उनका सिद्धांत कैसे काम करता है। पामेला लाई की बैक थ्योरी पढ़ लेना। ELPS सिद्धांत कैसे यूज होता है, ELPS थ्योरी कैसे यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, कैसे यूज होती है। तो मैथ में भी कुछ नई नई सी चीजें आ रही है पेडागोजी के अंदर। बाकी जो मैथ का जो नॉर्मल पार्ट होता है जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, वो तो ठीक है, वो थोड़े आसान से होते हैं, हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बाकी हो जाते हैं आराम से। मैथ वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैं अपना अच्छा खासा टाइम बचाने की कोशिश करती हूँ, अगर मैं बचा पाती हूँ तो पहले पेपर के अंदर। तो सेकंड पेपर के अंदर तो बहुत डिफिकल्ट होता है टाइम बचा पाना, क्योंकि सेकंड पेपर बड़ा ही लेंथी और डीप क्वेश्चन होते हैं। तो ये सभी पार्ट कंप्लीट करने के बाद लास्ट में बचती है मेरी इंग्लिश, जिसके लिए मैं अच्छा खासा टाइम बचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश की पेडागोजी मुझे आसान लगती है, क्योंकि इंग्लिश की पेडागोजी इंग्लिश की है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी की ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दे दी, तो इसलिए इंग्लिश की पेडागोजी ठीक होती है। लेकिन इंग्लिश के पैसेज बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि इंग्लिश मेरी मदर टंग नहीं है बिल्कुल। मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, मतलब इतनी ज्यादा नहीं आती कि इतना बड़ा पैसेज दे देते हैं। सबसे बड़ी बात तो कि इंग्लिश के अंदर एक इतना बड़ा पैसेज देंगे, उसके बाद उसमें से 6-7 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। पहले तो वो पूरा पैसेज पढ़ो, फिर उसका अर्थ समझो, तो वहां पर ही मेरा काफी टाइम यूज हो जाता है। और उसके बाद ये भी नहीं होता कि चलो एक ही पैसेज दिया है, उसके बाद फिर एक और पैसेज देते हैं, उससे फिर दोबारा से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो मतलब एक पहले आप इतना बड़ा पैसेज पढ़ो, उसका अर्थ समझो, उसके बाद उसके 2-4 क्वेश्चन करो, फिर दोबारा से दूसरा पैसेज, फिर उसके क्वेश्चन। मतलब एक ही पैसेज से अगर ये सारे क्वेश्चन दे देते हैं तो क्या दिक्कत हो जाती है इन सभी को। तो मुझे बड़ा डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि 2 पैसेज होते हैं, दोनों इतने बड़े होते हैं, और दोनों का पढ़ना, उनका अर्थ समझना इंग्लिश में मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी इंग्लिश की पेडागोजी इसलिए डिफिकल्ट लगती है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में मेरे नंबर हमेशा कम आते हैं। मेरे नंबर इंग्लिश में हमेशा 17-18 के समथिंग ही रहते हैं। आई होप कि इस बार थोड़े अच्छे से मैं करूँ, क्योंकि पढ़ा तो मैंने इस बार भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम मतलब ये पढ़ना शुरू किया था, 25 तारीख से पढ़ना शुरू किया था, फिर फीवर वगैरह हो गया, तो ज्यादा तो मुझे कुछ लगता नहीं कि पता नहीं क्या ही करूंगी। आई होप कि बस जो जो चीजें मैंने पढ़ी हैं वो सभी चीजें कंप्लीट हो। मुझे थोड़ा सा इंग्लिश वाले पार्ट में और मैथ वाले पार्ट में थोड़ा सा लग रहा है डर। बाकी पहले पेपर के लिए यही सब चीजें थी, दूसरे पेपर के लिए मैं आप सभी को बता दूंगी। दूसरे पेपर में मेरे 106 नंबर आए थे जब मैंने अच्छे से पढ़ा था। 1 मंथ मैंने अच्छे से लगकर तैयारी की थी, पहले पेपर की भी और पहले की भी और सेकंड की भी। तो पहले में मेरे 125 आए थे और सेकंड वाले में 106 आए थे, जब मैंने अच्छे से 1 महीना अपनी लगकर तैयारी की थी। लेकिन अभी तो मैंने 10-15 दिन की है, तो इसलिए मुझे ज्यादा कुछ उम्मीदें लग नहीं रही है कि पता नहीं क्या होगा। बाकी अपनी तैयारी मैं अभी पूरी कर रही हूँ, जितनी जैसी करनी चाहिए थी। आई होप कि आप सभी भी कर रहे होंगे। हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, लेट्स लर्न से मैं अपनी मोस्टली क्लासेस ले रही हूँ, लेकिन आजकल मैथ की क्लासेस मैं ले रही हूँ सचिन अकेडमी पर। सचिन अकेडमी पर कोई सर पढ़ाता है, नाम मुझे नहीं याद, लेकिन उन्होंने कुछ मैराथन कराई हुई है, वो मैं क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ। बाकी आपका सीटेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।